नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडीआईएएस परिवार के अंदर। दोस्तों, एचडीआईएएस की ओर से जो आप लोगों के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके अंदर हम मेंस के क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं। और ये वो क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं जो भी टॉपिक जो है करंट के अंदर चर्चाओं में रहता है, यानी कि जिन टॉपिकों से क्वेश्चन मेंस के अंदर आप लोग के लिए पूछे जा सकते हैं, उन्हीं टॉपिक पर हम आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। और ये हम क्यों करा रहे हैं, इसकी आपके लिए क्या क्यों महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो टॉपिक करंट के अंदर है वो आप लोग के लिए इंपोर्टेंट तो हो ही जाता है, और वो टॉपिक आपका क्वेश्चन के हिसाब से तैयार हो जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि आप चीजें पढ़ते हैं, आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, बुक्स पढ़ी हैं, नोट्स पढ़ी हैं, और उसके बाद भी दिमाग में क्या आता है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि मैंने बुक पढ़ ली है, मैंने नोट्स पढ़ लिया है, उसके बाद भी चीजें मेरे सामने यही आ रही है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन देखता हूं मेंस का, आंसर नहीं दे पाता हूं। सब बताते हैं कि कैसे अच्छा क्वेश्चन आंसर लिखा जाए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे अच्छा लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, वैसे लिखा जाए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मगर उस इंसान के दिल में, उस एस्पिरेंट के दिल में ये है कि यार अच्छा तो मैं तब लिखूंगा जब मैं लिख पाऊंगा, जब मैं शुरुआत कर पाऊंगा, जब मैं उसके पॉइंट दे पाऊंगा। मुझे नॉलेज भी है, मैंने बुक पढ़ी है, नोट्स पढ़ी है, मैंने सुना क्लासेस दी हैं जहां पर उस चीज की कहानियां बताई गई हैं। मेन टॉपिक, मेन चीजें ना बता के क्या बताई जाती है, कहानियां आप लोगों को बताई जाती हैं। और आप कहानियां सुनते हो, चीजों की नॉलेज आपको होती है, मगर जब सामने क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये सोच रहे जाते कि यार इस क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करूं कि वैसे करूं, ये करूं कि वो करूं, अच्छा ये रहेगा कि वो रहेगा, और ये पॉइंट कौन कौन से देने होते हैं यार, उसमें से इतनी बड़ी चीज में से पॉइंट कैसे निकालूं, और कौन कौन से पॉइंट दूं, बड़ा तो नहीं हो जाएगा, छोटा तो नहीं हो जाएगा। यानी कि इतने क्वेश्चंस होते हैं ना, जब वो लिखने बैठता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और ये आता कहां से है, ये माइंडसेट बनता कैसे है, ये तब बनता है जब बंदे इस तरह से पढ़ाई करते हैं, जहां पर आपको चुनन दिए जाते हैं ना, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, जहां पर लाखों की आपने फीस दी है, या फिर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ रहे हैं। पता क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब मेरे व्यूज आते हैं तो मुझे लगता है कि यार इससे ज्यादा तो मेरे व्हाट्सएप पे जो स्टेटस के व्यू आ जाते हैं, यहाँ पे मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये। मगर फिर भी लगता है कि बच्चों को वो चीज मिलनी चाहिए जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसका मेंस निकलवा सकती है। मगर चलो, कुछ टाइम बाद आप हमारी सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, तो चीजें बन जाएंगी, आहिस्ते आहिस्ते चीजें प्रोग्रेस हो जाएंगी। आपके लिए हम ये इसलिए लेकर आए हैं कि वो चीजें आपको मिल सके जिससे आप मेंस निकाल पाओगे। कोई क्वेश्चन सामने आएगा, कोई भी टॉपिक सामने आएगा, आपको पता रहेगा कि भाई हाँ, अच्छा आंसर लिखना मैं आपको बताऊंगा, उसकी अलग से क्लासेस होंगी। पहले आप लिख तो लो, शुरुआत एक स्टेप तो बढ़ाओ आंसर राइटिंग की ओर, एक स्टेप बढ़ाना कि हाँ ये पॉइंट्स होते हैं, मुझे टॉपिक के पॉइंट्स पता है कि इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन से पॉइंट देने हैं, कारण बताने हैं तो कैसे बताने हैं, चुनौतियां बतानी है तो कैसे बतानी है, उसके उपाय बताने हैं तो कैसे बताने हैं। मेरे को वो पता चल चुका है, उसके पॉइंट पता चल चुका है, अब मैं लिख सकता हूं। हो सकता है कि मैं अच्छा ना लिखूं, एक स्टेप तो आगे बढ़ोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ अच्छा कैसे लिखा जाता है, कैसे उस चीज को अपग्रेड किया जाता है। वो बाद की बात है, पहले आप लिखना सीख लीजिए, वो पॉइंट ले लीजिए, नॉलेज उस तरह ले लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए ज्यादा विस्तार से बात ना करते हुए चीजों की ओर बढ़ते हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं, आज के जो वो टॉपिक हैं जिसको हमने क्वेश्चन लिए हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन चुनौतियों की चर्चा कीजिए, और भारतीय शहरों को सभी लिंग के लोगों के लिए अधिक समावेशी, सुरक्षित और संवहनीय बनाने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। बात किस चीज की हो रही है, लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन की। और उसमें हमें क्या क्या बताना है, उसमें उसकी चुनौतियों के बारे में चर्चा करनी है, उसमें हमें किस चीज के बारे में बात करनी है कि समावेशी, सुरक्षित और संवहनीय बनाने के लिए उसमें हम अपने उपाय बताने हैं कि इस तरह की चीजें बनानी है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए। तो किस चीज की पहले शुरुआत होती है, अचानक से तो आप एकदम से तो आप बताएंगे नहीं कि चुनौतियां क्या होंगी। शुरुआत करते हैं, लोड नहीं लेना है, हम बैठे हैं ना, हम आपके लिए बैठे हैं, लोड हम लेंगे, प्रेशर हम लेंगे, कैसे करना है, क्या कराना है हम लोगों से, ठीक है। आप हमारा साथ दीजिए, मस्ती में आपको इतनी हैवी चीजें आपको मस्ती में करा देंगे कि आप मोटी, हाँ यार मस्ती मस्ती में मैंने इतनी बेहतरीन चीजें सीख ली, ठीक है। तो मस्ती में चलते हैं। भारत में जहां शहरीकरण सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का नया आकार दे रहा है, यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं, शहरी सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का नया आकार दे रहे हैं, लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन की अवधारणा
और भी अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं तो हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लैंगिक रूप से उत्तरदायी जो नियोजन है वो हम करें। ठीक है, और इस दृष्टिकोण में लिंग विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने, जो उसके सामने चुनौतियां हैं, ठीक है, और घरेलू एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व के संतुलन के लिए पारंपरिक शहरी डिजाइन रणनीतियों और नीतियों पर पुनर्विचार हमें कर लेना चाहिए। इस पर हमें नई नीतियां, नई चीजें क्रिएट कर लेनी चाहिए जिससे कि समानता आ सके। तो ये क्या हुआ, एक शुरुआत कर ली। शुरुआत के बारे में मैंने आपको समझा भी दिया, और जो वर्ड्स हैं इन चीजों से आप शुरुआत कर सकते हैं कि हाँ, हल्का सा मैंने इस चीज के बारे में बता दिया क्योंकि लैंगिकता की बात हो रही है। तो आइए मेन चीजों पर चलते हैं जो उसमें पूछी गई है। वो क्या है, चुनौतियां हैं कि लैंगिक रूप से उत्तरदायी नियोजन की सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और वो पॉइंट देते चलेंगे कि सीधा एग्जाम को पता चल जाए कि भाई ये लिख रहे हैं पॉइंट, अपने उठा ले और हमें नंबर दे दे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको पॉइंट पकड़ाने हैं, अपने नंबर ले लेना है और सिलेक्शन लेना है, तो उसको पॉइंट पकड़ा देते हैं कि भाई पकड़ता चल। ठीक है, लिंग विघटित जो डेटा है उसका अभाव है। पहली प्रॉब्लम, पहली चुनौती हमारे सामने क्या है कि लिंग आधारित विघटित है, यानी कि जो चीजें अलग अलग हैं, विविधताएं हैं, उसका एग्जैक्ट डेटा का हमारे पास अभाव है। उसके पॉइंट देख लेते हैं। आओ, कई शहरी जो योजनाकारों और निर्णय निर्माताओं के पास ऐसे विश्वसनीय और प्रासंगिक डेटा तक पहुंच नहीं होती है जो शहर में महिलाओं और पुरुषों के विभिन्न आवश्यकताएं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, जो उनके अनुभव हैं, जो वो देखते हैं, वो चीजें करते हैं, उनके बारे में उनको नहीं पता होता। अब जो चीज आपके पास नहीं है तो उसका क्या होगा, इससे शहरी अवसरों और संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच को प्रभावित करने वाले जो अंतराल हैं, जो असमानताएं हैं, जो पहचान है, उनको करना कि यार जो अंतराल हैं, ये जो असमानताएं हैं, तो आपको किसी प्रॉब्लम्स की आपको पहचान ही नहीं है तो आपका सोल्यूशन क्या कर लेंगे। सिंपल सी बात है, जो आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे लिखना है तो आप क्या लिख लेंगे। तो पहले और आपको पता ही नहीं इसके अंदर कौन से पॉइंट देते होते हैं, कैसे देने होते हैं, तो क्या ही पॉइंट दे दोगे। तो फर्स्ट क्या देखा हमने कि हमारे पास वो डेटा का अभाव है। ठीक है, जो उनको चाहिए, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, जो उनके अनुभव हैं, उनको हम सही तरीके से पहचान नहीं पाते। अब जब नहीं पहचान पाते तो उनके अंतराल के बीच में जो उनकी असमानताएं हैं उन पे काम कैसे करेंगे, हम उनको पहचानते नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम डेटा की प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि विविधतापूर्ण जो भागीदारी है उसका अभाव है। शहरी नियोजन और डिजाइन प्रक्रियाओं से महिला और हाशिए पर स्थित अन्य समूहों को प्राय बाहर रखा जाता है। यानी कि जो चीजें हैं जिनके लिए हम समानता की बात कर रहे हैं, शहरी नियोजन की बात कर रहे हैं कि हमें लैंगिकता के आधार पर शहरी नियोजन करना चाहिए, वो उनको बाहर रखा जाता है, उन्हें कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि ऐसी शहरी नीतियां और कार्यक्रम का निर्माण होता है जिनकी वास्तविकता और आकांक्षा का प्रतिबिंब नहीं करते और उनका ध्यान नहीं देते हैं कि जो उन चीजों को ध्यान कैसे देगा जब उसके पास जिन चीजों पर उनको काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए हैं, तो वो चीज हो ही नहीं पाएंगी, है ना। तो वो चीज क्या बता रहा है कि विविधतापूर्ण जो भागीदारी है उस पे हम उनको बाहर रख देते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने ही नहीं देते कि भाई हम बताए तो हमारी प्रॉब्लम क्या है ना। जो महिलाएं नहीं बता पाएंगी या जो बाहर हैं उससे नहीं बता पाएंगी भाई मेरी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम ये है, तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो ना। मैं ही तो बताऊंगा ना अपनी प्रॉब्लम आपको। जब मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं होगा, मैं वहां पे हूं ही नहीं, तो आप कुछ ही करते रहो, है ना। जब आप कुछ ही करते रहोगे तो कुछ ही होगा। तो वो चीज बताई गई है कि विविधतापूर्ण भागीदारी का अभाव है। पहला क्या, डेटा की प्रॉब्लम। दूसरा क्या, विविधतापूर्ण भागीदारी का अभाव। तो चुनौतियों में दो चीज हो चुकी है और ले लेते हैं। लैंगिक जागरूकता और क्षमता का अभाव है। तो जागरूकता की बात हो रही है और क्षमता की बात हो रही है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, कई सरकारी प्राधिकरणों और समुदायों में शहरी नियोजन एवं डिजाइन में लैंगिक समावेशन के महत्व के बारे में उनके पास जागरूकता उस चीज के बारे में नहीं है। ठीक है, उस चीज का क्या है, अभाव है। उनके पास लैंगिक रूप से उत्तरदायी जो रणनीति है, जो प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कौशल उनको चाहिए, जो उपकरण उनको चाहिए, जो संसाधन उनको चाहिए, उस चीज का भी अभाव है। यानी कि ये चीजें क्या करती हैं, ये क्या होती है, क्षमता होती है। तो क्षमता का अभाव है, जागरूकता का अभाव है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ऐसे शहरी हस्तक्षेप उत्पन्न होंगे कि लैंगिकता का अनदेखी करने वाले, यहाँ तक कि लैंगिक रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण होते हैं। यानी कि जो चीज हमारे पास जागरूकता का अभाव होगा, हमारे पास क्षमता का अभाव होगा। फर्स्ट क्या हुआ, जागरूकता पॉइंट दे दिया आपने। दूसरा क्या दिया आपने, उसकी क्षमता बता दी कि हाँ क्षमता का भी अभाव है, जागरूकता का अभाव है, उसके कारण से ये कांड हो रहे हैं, क्या नहीं। तो आपने तीसरा पॉइंट क्या दे दिया कि लैंगिकता जागरूकता की क्षमता का अभाव है। तो चुनौतियां देते जा रहे हैं।
आप पकड़ते जाओ। ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता का अभाव। अगला पॉइंट क्या है, जो महान लोग है ना, हमारे महान लोग राजनीतिक वाले है ना, तो इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता का अभाव है, उनके पास हमेशा ही रहती है इच्छा शक्ति की प्रॉब्लम्स। कुछ भी रणनीतियां बना ले उनके पास तो रहेगी। ठीक है, क्योंकि रणनीतियां बनाने वाले लोग वही। मस्त चीज देखिए कि इच्छा शक्ति किन की कमजोर है और किन को सुधार करना है, जो खुद नियम क्रिएट करेंगे। तो अजीब सा सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम ही सिस्टम हो रहा है इधर। लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन के लिए शासन नेतृत्व के सभी स्तरों में मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जो उसके लिए है कभी होगी। ठीक है, हालांकि कई संदर्भों में इनकी प्राय कमी अपर्याप्तता की स्थिति पाई जाती है, विशेषकर वहां जहां लैंगिक समानता और प्राथमिकता नहीं है, जहां इसे प्रतिरोध की सामना करना पड़ता है। तो हमने अगला पॉइंट क्या देखा, हमने देखा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो हमेशा रहती है और प्रतिबद्धता का अभाव भी है जो भी हमेशा ही रहता है। ठीक है, हमने क्या देख ली, चुनौतियां देख ली। अब क्या देखेंगे भाई, सामने चुनौतियां आई हैं तो उपाय तो बताएंगे। उपाय बताने वाले कौन हैं, हम हैं। हम बताएंगे क्या करना चाहिए। देखो, एक मैं नॉर्मल सी बात आपको बताऊं कि जो चुनौतियां होती है ना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, जो चुनौतियां आपके सामने आई है, जो प्रॉब्लम्स उस क्वेश्चन के हैं, भाई ये उसकी चुनौतियां हैं, बता दी। वही सेम उन्हीं चुनौतियों का तो उपाय करने हैं ना। तो बेस इतना नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, नॉर्मल चीज है। नॉर्मल चीज कैसे है, वही चुनौतियां हैं और उन्हीं चुनौतियों का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो चुनौतियों से लड़ो और उनसे मत लड़ो जो चुनौतियों के समान होते हैं। आप समझ गए होंगे जिनको समझना है। ठीक है, तो आप वो चीज करो और उनके पास मत जाओ जो चुनौतियां हैं। चुनौतियां जो है उनके पास में वहां पर काम करो जो आपका सिलेक्शन करा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, उपाय देते हैं मस्त मस्त वाले। लिंक विघटित डेटा का सृजन करना। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ऐसा डेटा हमें एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो शहरी आबादी और उनके अनुभव, ठीक है, जो आबादी है जो विविधतापूर्ण है और जो उनके अनुभव है, ठीक है, उनकी विविधता को दर्शाता है, उससे लैंगिक रूप से उत्तरदायी हस्तक्षेप के लिए अंतराल जो है, जो चुनौतियां हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, जो अवसरों को पहचान करने में मदद मिल सके। यानी कि जो विविधता है, महिला है, पुरुष है, अन्य लोग जो है, वो जान सके कि किसकी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसका डाटा हमारे पास होना चाहिए, किसको क्या चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब बात कर ली हमने डाटा की। जो डेटा प्रॉब्लम्स थी, उस डेटा का प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है। सिंपल सी बात है, भाई डेटा नहीं है, डेटा हो जाओ, वही है ना, सिंपल सी एकदम से ये चीजें मस्त तरीके से हो जाएगी। विविध हितधारकों को शामिल करना, तो वहां भी ये पॉइंट था। अभी सोल्यूशन बता देते हैं, प्रॉब्लम भी हम बताएंगे, सोल्यूशन भी हम बता देंगे। यही तो आईएएस है, मौज लो बस, नहीं बन के जाओगे आईएएस। लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन और सहभागिता पूर्ण होना चाहिए। इसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए, विशेषकर उन लोगों को जिनको आप धक्के मार के बाहर फेंक देते हैं कि इनकी जरूरत ही नहीं है। भाई उनको लेकर आओ, प्रॉब्लम ही उनमें है, वही तो प्रॉब्लम बताएंगे। जो प्रॉब्लम बताओगे उनके सोल्यूशन करो। अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करके अपनी सोल्यूशन कर रहे हैं। अजीब भारतीय लोग हैं, अपने आप होते हैं कि ये हो रहा होगा, ले सोल्यूशन लो। भाई वो नहीं हो रहा, उनको लेके आओ जिनको प्रॉब्लम्स है, वो बताएंगे कि मेरे को ये है, पता चला जी प्रॉब्लम लूज मोशन की है, दवाई मलेरिया की दे दी, है ना, तो वो नहीं चलता। पूछो कि लूज मोशन कैसे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि, आयु, योग्यता, पहचान और प्रतिनिधित्व करने वाले महिला पुरुष शामिल होने चाहिए। ठीक है, आयु के हिसाब से भाई अलग अलग आयु है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें चाहिए। योग्यता के हिसाब से, ठीक है, प्रतिनिधित्व करने वाले जो महिला हो, पुरुष हो, सबका चीजें आपस में लो। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं, लैंगिक असमानता के विभिन्न आयामों को संबोधित करना। लैंगिक रूप से जो उत्तरदायी शहरी नियोजन में न केवल शहर के भौतिक पहलुओं बल्कि लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक पहलुओं पर भी ध्यान को देना चाहिए। और इसका अभिप्राय जो है कि समुदायों के बीच में जो लैंगिक जागरूकता है, जो शक्तिकरण है, जो एकजुटता है, जैसे सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देना चाहिए। ये काम कर लो जी भी ठीक रहेगा सिस्टम, है ना। तो ये चीजें होनी चाहिए। उपाय कौन बता रहे हैं, हम आपको उपाय बता रहे हैं कि ये चीजें हैं। प्रॉब्लम्स को एड्रेस भी हम ही करेंगे और उनके उपाय भी हम बताओगे। तो आप भी ये चीजें सीखोगे कि प्रॉब्लम्स का एड्रेस किया और उसके उपाय बताए।
जब आप आईएएस बन जाओगे या पीसीएस बन जाओगे तो आप भी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करोगे और उसके सोल्यूशन करोगे। यही काम है आपका पूरी जिंदगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे सीख रहे हो। रूपांतरणकारी नीतियां और कार्यक्रम को लागू करना, यानी कि लैंगिक रूप से जो उत्तरदायी शहरी नियोजन का लक्ष्य शहर में ऐसे ठोस बदलाव लाना होना चाहिए जिसमें सभी लिंग के लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। तो हमने सारी चीजें देख ली, पहले शुरुआत की, फिर चुनौतियां देखी, उन चुनौतियों को एड्रेस किया, फिर उनके सोल्यूशन बताए। तो ये चीजें होती हैं, डिस्कशन होता है, हम आपको क्विज दे रहे हैं जैसे कि आंसर लिख पाओ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मस्त तरीके से इस चीज को भी देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। समाज के गरीब और कमजोर तबकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये पॉइंट है, ये रखना कि इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी उपलब्धियों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और इस योजना के कार्यान्वयन प्रभाव में सुधार के लिए उपाय बताइए। यानी कि हमने इसके बारे में बताना है, इसकी उपलब्धियों के बारे में बताना है, इसकी चुनौतियों के बारे में बताना है, ठीक है, उसका विश्लेषण हमें करना है, और जो वो कार्य कर रहा है उसमें कैसे सुधार हो सकता है और अच्छे से वो काम किया जा सकता है, उसके उपाय भी सुझाव दीजिए। तो आइए जाते हैं। देखिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज पे क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल पॉइंट्स आपके पास होंगे तो घुमा फिरा के जो चीजें सांप बना के चीजें दी जाती है ना, तो उस सांप को पकड़ना आप पे आ जाएगा। पहले नॉर्मल चीजें कोकरोच वोकरोच पकड़ना सीख जाओ, फिर सांप पकड़ना भी सिखाएंगे क्या होता है ना, यहीं पे जंगल बना देंगे सारी चीजों का। तो इस पे दो प्रकार से आप शुरुआत कर सकते हैं। पहला कि आयुष्मान भारत के बारे में जो योजना है उसके बारे में बता के, या थोड़ी सी अलग तरीके से, दोनों तरीके देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट देखते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है और इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिति से परे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और पहुंच सुनिश्चित करके समाज के गरीब कमजोर वर्गों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। इससे गरीबी कम करने और उत्पादकता बढ़ाने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के रूप में देश के स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शन को रूपांतरित करने की उनके पास सुनिश्चित क्षमता है। तो आपने ये चीजें कैसे देखी कि हाँ भाई ये चीज शुरुआत हुई, क्या एक प्रकार की डेफिनेशन है किसी चीज के बारे में, कोई चीज किसी से क्वेश्चन आया है तो उसके बारे में बताया गया है, हल्का सा उस चीज के बारे में नॉलेज दे दी, किससे संबंधित है, क्या उद्देश्य है, वो बता दिया। अब तो एक तो ऐसे शुरुआत की जा सकती है। दूसरा, भारत ने सितंबर 2018 में प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू करके आर्थिक स्थिति से परे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई और इस योजना देश के सतत विकास के करीब ले गई। तो ऐसे ना कवि ने पता नहीं क्या कह दिया, कुछ तो कहा कवि ने, मतलब यही कहा। और ये जो है एक प्रकार की शुरुआत है, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की शुरुआत बहुत तरीकों से हो सकती है, अलग अलग तरीके से हम बता रहे हैं कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं कि चीजें आप सीख जाएं, हमारा उद्देश्य वही है। तो कभी यही कह रहे हैं और कभी कहते चले जाएंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उपलब्धि की बात हुई थी तो आइए पहले उपलब्धि देखते हैं क्या क्या उपलब्धि इसने प्राप्त की है, मस्त तरीके से देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, वो होगा कवरेज। कवरेज क्या है, यानी कि जो योजना है इसने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ताड़ी बजाओ। और होने के साथ साथ इसने अब तक जो है 15.5 करोड़ से अधिक परिवारों, लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभार्थी हुए हैं इस चीज से, उसके दायरे में लिया गया है, जिन्हें माध्यमिक और अतिरिक्त अस्पताल भर्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। तो ये क्या है, ये इसकी उपलब्धि है कि 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी अपनी आबादी के 100% कवरेज बल दिया है। यानी कि हमने देखा कि कोई योजना आई, उसने इतने बड़े स्तर पर लोगों को बेनिफिट दिया, इतने सिस्टम को कवर किया, तो पूरा सिस्टम कर दिया, तो कवरेज तो हो गया कि भाई उपलब्धि करा रहे हैं। उपलब्धि पहला सिस्टम हो गया, वो है सिस्टम कवरेज, ठीक है। अब देखते हैं अगला सिस्टम, वो क्या है, बचत। यदि लाभार्थियों ने जो है इस योजना के दायरे से बाहर कहीं पर देखभाल सेवा का लाभ उठाया होता तो क्या होता, ऐसी हो जाती, मतलब तो उपचार की कुल लागत इससे लगभग दोगुनी होती और स्थिति जो है सिस्टम हिल जाता पूरा। और इससे लाभार्थियों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। उनको बचत हुई है ना भाई, पैसा जहां देना पड़ता नहीं दे पाए, वो बहुत बेहतरीन योजना है, 1 नंबर की योजना, ठीक है। तो बचत को आप पॉइंट दे सकते हैं, कवरेज दे दिया, बचत दे दी कि भाई हाँ बचत हुई है,
चीजों के अंदर, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट देते चलेंगे। अब आप उसको आसानी करेंगे, जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो बताएगा कि भाई हाँ यार बंदे ने, देखते ही पता चल रहा है कि बंदे ने क्या क्या दिया है। मस्त है, मस्त चीजें साफ कर चल रहा है कि इस बंदे ने ये चीजें दी है। उसको ज्यादा डीपली आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कॉपी, और जिसको उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, तो आपकी मेहनत पर रंग लेके आएगी, ठीक है। यदि उसको मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो ऐसे मस्त वाली मेहनत आपसे फिर से करवाएगा, ठीक है। तो उसको मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए आप मेहनत कर लो, वो हम आप लोगों के लिए आसान बना दे रहे हैं। प्रभाव देखते हैं। योजना ने लाभार्थियों के जेब के खर्च को 60% तक कम कर दिया। पैसा नहीं देना पड़ रहा है, मान लीजिए मेरा खर्चा यहाँ पर हो जाता सवा के समय, वहां पर नहीं हुआ है। तृतीय देखभाल तक उनकी पहुंच जो है 65% तक बढ़ी है। और इस योजना में लाभार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और जो है संतुष्टि में भी सुधार हुआ है। तो क्या हुआ, इफेक्ट हमने देख लिया कि भाई प्रभाव क्या हुआ, मेरी जेब बची रह गई, ठीक है। अब बात देखते हैं गुणवत्ता और दक्षता की। योजना ने पैनल ने शामिल अस्पतालों के लिए मानक उपचार जो प्रोटोकॉल है, जो गुणवत्ता है, प्रमाणन जो और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन का प्रारंभ देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाया है। ये पॉइंट क्या है, गुणवत्ता दक्षता को बढ़ाया, एक पॉइंट ये भी हो गया। नवाचार और पहल देख लेते हैं। इस योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के लिए कई नवाचारों और पहलों की शुरुआत की। उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, उसमें देखते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की, ठीक है, स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज की और अवार्ड्स दिए गए। ये क्या है कि भाई हम उस चीज को बढ़ा रहे हैं, पहलों को बढ़ा रहे हैं, तो ये भी आप एक पॉइंट दे सकते हैं। समा विशेषता है, समा विशेषता की बात करें तो यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को, लाभार्थियों को जो है सूची में जोड़कर समावेशिता के अपने वादे पर खरी उतरी है। लगभग 50 पैकेज विशेष रूप से समुदाय के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्या बेहतरीन चीज है, एक नंबर की योजना है, बंदे मस्त वाली। ये पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें देखो क्या है। वर्ड्स बहुत हैं, मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन हो सकता है 250 में पूछा जाए या 150 में पूछा जाए, ये वर्ड्स 500 के आसपास चले जाएंगे या 600 के आसपास चले जाएंगे। भाई आपको इतने पढ़ोगे 400 याद रहेंगे या फिर 350 याद रहेंगे, और एग्जाम हॉल में 250 के आसपास लिख के आओगे। और कैसे लिख के आओगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, ये भी तरीका हो सकता है, और ये थोड़ा सा अपग्रेड भी हम आपको बताएंगे चीजें कि कैसे उसको डिजाइन किया जा सकता है, ड्राफ्ट किया जा सकता है। मगर उससे पहले ड्राफ्ट करने से पहले तो पॉइंट होना चाहिए। आपको पॉइंट ही नहीं होंगे तो ड्राफ्ट तो बाद की बात है, मतलब बेसिक चीजें तो सीख लो ना, एडवांस के बाद की बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि चुनौतियां। भाई हमने वो चीजें देख ली, अब चुनौतियां देखते हैं कि जागरूकता की कमी है। ऐसे मतलब पढ़ते ही पता चल जाएगा एग्जाम की भाई बंदा बहुत खतरनाक है यार। चुनौतियों को ऐसे पॉइंट पॉइंट चीज दे रही ना कि आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल रहा है कि जागरूकता की कमी की बात करेगा बंदा। इस योजना को संभावित लाभार्थियों के बीच विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कम जागरूकता स्तर की स्थिति को सामना करना पड़ रहा है। कई पात्र लाभार्थियों के अपने अधिकारों और पात्रताओं के बारे में, उनका लाभ कैसे उठाया जाए इस बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि जागरूकता की कमी है। तो फर्स्ट पॉइंट सिद्ध हो गया। दूसरा क्या है कि आपूर्ति पक्ष की बाधा, देश में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और मानव संसाधन के असमान वितरण और जो उपलब्धता है उसके कारण इस योजना की आपूर्ति पक्ष का बाधा का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में पैनलबद्ध अस्पतालों की कमी और विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों, आदिवासी जो इलाके हैं उनमें, तो ये क्या है, हमने क्या चीजें, दूसरा पॉइंट होता है कि आपूर्ति के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है। अब देखते हैं प्रतिपूर्ति संबंधी मुद्दे, यानी कि अस्पतालों के साथ जो कांड कर रही है ना सरकार, उसको सुधार करने की जरूरत है भाई, ठीक है, वो भी एक चुनौती है। इस योजना के समग्र पैनल में शामिल जो अस्पताल है और विशेषकर जो निजी अस्पताल हैं, दावों के समय पर और पर्याप्त प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने की चुनौती है। और कई अस्पतालों में भुगतान में देरी की गई है, कम पैकेज दर है, उच्च जो है स्वीकृति दर है, बोझिल प्रक्रिया की शिकायत दी गई है। भाई कर लो, ढंग से काम कर लो, सरकार जो है ना हिसाब किताब खतरनाक है इनका। योजना की सामान्य और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए दावा निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और त्वरित करने के लिए पैकेज दरों और समय समय पर संशोधित करने की आवश्यकता है। कर लो, मतलब कुछ तो अच्छा कर लो, इतनी अच्छी योजना है, इसकी बेइज्जती करने पर मंडे पड़े हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, धोखाधड़ी और दुरुपयोग। इस योजना के समय जो है बेईमान तत्वों द्वारा धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने तथा उनका पता लगाने की चुनौती है। व्यक्तिगत लाभ के लिए योजना का गलत लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। कांडिक नॉर्मल लोग भी नहीं है,
जितनी कांडी सरकार है और उतने कांडी लोग हैं, मतलब बराबर की टक्कर है। ऐसा नहीं है कि भाई वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, यूं है नो। इतने कांडी जनसंख्या और इतने कांडी सरकार, एक नंबर की टक्कर है आपस में पूरी। मतलब कंप्यूटर सरकार कंप्यूटर जनता ही हो सके, पूरी जनता की नहीं बोल रहा हूँ, मगर है कुछ कांडी लोग। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के खुलासा क्या ही लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी ने एक ही साल में नंबर मतलब मत मिला देना है, इस नंबर से जुड़े हुए हैं कि भाई कभी नंबर मिला के फोन कहा बोल ले, ऐसा नहीं करना है। ये वैसे नंबर दिया गया है, मगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो सरकार को पूरी टक्कर दे रही है जनता की, भाई जहां मैं डाल डाल तो बात बात, ठीक है। अब देखते हैं उनकी अनुशंसाएं, यानी कि ये चीजें हो रही हैं तो आप समाधान भी हम ही देंगे। और तो आप समाधान बताते हैं आपको क्या क्या समाधान हो सकता है। आयुष्मान कार्ड का प्रावधान, यानी कि योजना प्रत्येक संभावित लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य चुन सकती है और जो 5 लाख रुपए के प्रीपेड कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में निःशुल्क इलाज के लिए किया जा सकता है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि लाभार्थी की पहचान और सत्यापन होने में जो जटिलता होती है, जो देरी होती है, वो नहीं होगी, ठीक है। एक सुधार तो ये किया जा सकता है, दायरा। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं तो योजना को अपने दायरे में अधिक स्वास्थ्य दशाओं और प्रक्रियाओं सेवाओं को शामिल करते हुए अपने जो स्कोप और कवरेज का विस्तार करना चाहिए। योजना में बाह्य रोगी देखभाल, निदान और दवा आदि को भी शामिल करनी, यानी कि दवा को बढ़ा दो, 5 है 10 कर लो भाई, बढ़ा दो, और भी लोग काम उसके अंदर आ जाएंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। ये चीजें यानी कि दायरा बढ़ा सकते हैं, जिनको लोगों को मिल रहा है तो और लोगों को मिल जाए, दवा इतनी है तो इतनी हो जाए, बीमारियां इतनों का इलाज करते हो तो इतने का करो, तो दायरा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, दायरे के ऊपर भी काम किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अभिसरण की बात करते हैं तो योजना का दोहराव और विखंडन एवं भ्रम से बचने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर अन्य स्वास्थ्य योजना एवं कार्यक्रमों के साथ समन्वय अभिसरण बढ़ाना चाहिए। कर लो कुछ तो कर लो, ठीक है। इस योजना के विभिन्न हितधारकों जैसे कि नागरिक समाज संगठन जो है, जो शैक्षणिक संस्थान है, जो निजी क्षेत्र के संस्थान है आदि को साथ सहयोग करना चाहिए और साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि उनकी जो विशेषज्ञता है, यानी कि जो उनके पास नॉलेज है, जो उनका अनुभव है, उनके संसाधन है, उनका लाभ उठाया जा सके कि भाई मैं ये जानता हूं तो मैंने आपको दे दिया, अब उसको फैलाने की जिम्मेदारी आपकी है। 2 क्वेश्चन कैसे लिखे जा सकते थे, कौन से पॉइंट हम दे सकते, इंपोर्टेंट क्या है कि उन टॉपिक से संबंधित कौन से पॉइंट लिखे जा सकते हैं। मैंने आपको 500 दोनों क्वेश्चन के अंदर 500 से 600 वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, और इतने वर्ड यानी इतने पॉइंट्स आपको दे दिए हैं कि इनके आधे भी याद रह जाए ना तो भी आप आंसर लिख पाएंगे। इंपोर्टेंट क्या होता है कि 20 क्वेश्चन है तो आप 20 के 20 क्वेश्चन लिख के आओ, ठीक है। और जो बच्चे लिख नहीं पाते, यानी कि आप लोग जो है लिख नहीं पाते, शुरुआत नहीं कर पाते कि भाई पढ़ लिया मैंने, नोट्स पढ़ लिया, बुक पढ़ ली, प्रॉब्लम यह है कि पॉइंट कैसे दूं, इतनी बड़ी चीजें याद आती हैं कि इतनी बड़ी कहानी कहां से लिखूं, कहानी थोड़ी लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट एग्जामिनर को आसानी समझ में आ जाए, ऐसे क्या करूं। भाई हमारे साथ आओ, हम बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट चीजें, ठीक है। हम आपका सिलेक्शन कराएंगे, हमारा काम यही है, आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप हमें सपोर्ट करो, हम आपके लिए चीजें लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।